जो जीवन की धूल चाटकर बड़ा हुआ है, तूफानों से लड़ा फिर खड़ा हुआ है, जिसने सोना खोदा और लोहे को मोड़ा है, जो रवि के रथ का घोड़ा है, वह जन मारे नहीं मरेगा, वह जन मारे नहीं मरेगा। नमस्कार। महान कवि और साहित्यकार केदारनाथ अग्रवाल जी की जीवन से भरी हुई इस कविता के साथ स्वागत है आप सभी का साहित्यिकी में। कहते हैं, ठोकरें जिसकी गुरु होती हैं, कठिनाइयाँ जिसको आगे बढ़ना सिखाती हैं, वो जीवन में कभी गिरता नहीं है, बल्कि गिरकर फिर उठ खड़ा होता है, अपनी मंजिल की तरफ फिर बढ़ने लगता है। और साहित्यिकी की दुनिया भी शब्दों के माध्यम से, अभिव्यक्ति और सृजन के माध्यम से आपको निरंतर आगे बढ़ना सिखाती है। तो आइए देख लेते हैं क्या कुछ खास है इस सप्ताह साहित्यिकी में, जो आ रहा है आपको प्रेरित करने के लिए। इस हफ्ते साहित्यिकी में जीवन यात्रा में मिलेंगे वरिष्ठ साहित्यकार और पत्रकार प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा जी से। पुस्तक चर्चा में आप तक पहुंचेगी किताब अमर शहीद अशफाक उल्लाह खान, और किताबों की दुनिया में आपको लिए चलेंगे भोपाल के माधवराव सप्रे स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय एवं शोध संस्थान। साहित्यिकी में फैल रहा है शब्दों का उजाला। कहते हैं, सच की स्याही बड़ी अनमोल होती है और उससे अभिव्यक्ति का संसार रचना उतना ही मुश्किल। अगर पत्रकारिता की बात करें तो ये दुनिया न जाने कितने आकर्षणों, अनुरागों से भरी हुई है और कई प्रलोभन आपके इंतजार में बैठे होते हैं। लेकिन एक अच्छा पत्रकार, एक अच्छा लेखक वही है जो इन आकर्षणों को, इन प्रलोभनों को पीछे छोड़कर सच का साथ दे। और आज जीवन यात्रा में एक ऐसे ही शब्द यात्री, एक ऐसे ही प्रखर पत्रकार से आपको मिलवाने जा रहे हैं, जिनकी कलम किसी भी दबाव, किसी भी प्रलोभन के आगे झुकी नहीं। जीवन यात्रा में अपनी लेखन यात्रा आपके साथ साझा करने के लिए आ रहे हैं वरिष्ठ साहित्यकार, पत्रकार और कुशाभाई ठाकरे जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा जी। जीवन यात्रा में आज एक ऐसे साहित्यकार, लेखक, सांस्कृतिक विचारक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने न केवल अपनी कलम से प्रखर पत्रकारिता के बीज बोए हैं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत का ज्ञान भी अपनी पुस्तकों के माध्यम से युवा पीढ़ी के साथ साझा किया है। वर्तमान में रायपुर की कुशाभाऊ ठाकरे जनसंचार और पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति हैं और साथ ही भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना पर लगातार उनकी कलम चलती रही है। बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं जीवन यात्रा में वरिष्ठ साहित्यकार, लेखक और पत्रकार प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा जी का। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका जीवन यात्रा में। धन्यवाद। प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा, आप एक पत्रकार रहे, प्रखर पत्रकार रहे और देश भर के तमाम बड़े अखबारों में आपने लिखा, सैकड़ों आपके लेख प्रकाशित हुए और आप एक लेखक भी हैं। कभी कोई द्वंद्व सामने आया है एक पत्रकार का और एक लेखक? क्या पहले मानते हैं खुद को, पत्रकार या लेखक? देखिए, पत्रकारिता और लेखन या साहित्य ये दो अलग चीज़ें नहीं है। आप भारत की पत्रकारिता का शुरू से देखें तो साहित्यकार ही मुख्य रूप से पत्रकार थे, चाहे माखनलाल चतुर्वेदी हों, दूसरे बहुत सारे लोग। साहित्य पत्रकारिता का मूल है। साहित्य पत्रकारिता को एक संस्कार देता है। अगर साहित्य की दृष्टि न हो तो पत्रकारिता बहुत उच्छृंखल हो जाएगी और फिर समाज निर्माण की बजाय वो विनाशकारी भी हो सकती है। इसलिए दोनों, मुझे लगता है, मैंने कभी अनुभव नहीं किया, दोनों अलग अलग चीज़ है। बल्कि मुझे लगा कि जो साहित्यिक संस्कार मेरे जीवन में है उसका लाभ मुझे पत्रकारिता में बहुत मिला और बहुत एक अनुशासित और संयम के साथ और सृजनात्मक पत्रकारिता करने की समझ मुझे साहित्य की अपनी रुचि के कारण ही आई जी। इसलिए दोनों में द्वंद्व कुछ नहीं है जी। वो द्वंद्व महसूस नहीं किया। कब से शुरू हुई आपकी साहित्यिक यात्रा? अगर आपके बचपन की बात करें पहले तो कहाँ आपका जन्म हुआ, कैसे बचपन बीता? मेरा जन्म मथुरा जिले में दाऊजी एक बड़ा तीर्थ है जहाँ कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ जी का बड़ा मंदिर है और उसके पास मेरा एक गांव है पटलौनी। वहाँ मेरा जन्म हुआ किसान परिवार में और मेरे पिता सामाजिक कार्यकर्ता थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे। तो घर बार की तो ज़्यादा परवाह उन्होंने की नहीं, लेकिन उनका बहुत प्रतिष्ठित और सम्मानजनक स्थान और विशेषकर उत्तर प्रदेश में उनका बना। और मेरे बाबा
किसान थे। बचपन मेरा उन्हीं के साथ बीता। पिता बाहर रहते थे, कभी कभी घर आते थे, और बाबा मेरे अनपढ़ किसान होते हुए भी बहुत ज्ञान संपन्न थे और भारतीय शास्त्र का बड़ा उन्हें ज्ञान था। बड़ी कथाएं बचपन में उनसे खेत में काम करते करते मैंने सुनी। उन सब के कारण मेरा एक साहित्यिक मन अपने आप बनता चला गया। कभी मैंने वैसा सोचा नहीं, लेकिन एक अनजाने ही वैसा संस्कार बनता चला गया। फिर पढ़ाई लिखाई और उसके आगे फिर जीवन का निर्धारण, उसमें उन बातों ने बड़ी भूमिका अदा की। और मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए, परोपकारी भाव होना चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए, रचनात्मकता होनी चाहिए, ये सब चीज़ें अनजाने ही। और उस समय तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा कैरियर फोकस्ड नहीं होते थे, बस जिंदगी चल रही है। पर जो बीज पड़े मेरे मन में, मेरे जीवन में, मेरे पिता का त्याग, मेरे बाबा का सेवा भाव, संत महात्मा बहुत मेरे घर आते थे। मेरी माँ यहाँ दिल्ली की थी, ननिहाल में दिल्ली में, लेकिन वो शिक्षिका रही और समाज सेवा में बहुत सक्रिय रही। मेरे पिता के साथ 2 बार वो सत्याग्रह करके जेल गई, कश्मीर आंदोलन में, गौ वधबंदी आंदोलन में। तो उन सब चीज़ों का मन पर एक संस्कार पड़ता गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ बचपन से मेरा जुड़ाव हुआ। संघ के प्रचारक के रूप में, संघ के कार्यकर्ता के रूप में, वो सारा समाज के प्रति, देश के प्रति, संस्कृति के प्रति जो एक जुड़ाव बचपन से रहा, वही जीवन में रूपायित हुआ। जी, और कहीं ना कहीं जो आध्यात्म के प्रति आपका एक खिंचाव था, एक लगाव था, बाद में वो किताबों के रूप में सामने आया। महका करे हम और सुगंधित जीवन। इन किताबों को लिखने का अनुभव, वो यात्रा कैसी रही? बहुत अच्छा अनुभव है। देखिए, अध्यात्म कोई अलग से चीज नहीं है। अध्यात्म वास्तव में जीवन की दृष्टि है। अगर मनुष्य के रूप में आपको जीना है तो अध्यात्म तो उसका अंग है ही। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म ये मनुष्यता का बोध कराते हैं। और इसलिए मेरे मन में पत्रकारिता में काम करते हुए भी और लेखन के प्रति, अध्यात्म के प्रति एक स्वाभाविक जुड़ाव रहा। तो मेरा मानना ये रहा, और वैसा प्रयास भी मैंने किया है, हमारे पाठ्यक्रम में उस तरह की चीज़ें रहें, कि पत्रकारिता का आध्यात्मिक पक्ष बहुत मजबूत होना चाहिए। आज आप जब देखते हैं, और कई लोग चिंता व्यक्त करते हैं कि पत्रकारिता बड़ी विद्रूप हो गई है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता और पतनशीलता है उसमें। जी। उसका मुख्य कारण है कि हमारा आध्यात्मिक संस्कार जब कमजोर पड़ेगा तो हम मानव धर्म से चूकेंगे। चाहे हम शिक्षक हों, चाहे पत्रकार हों, चाहे व्यवसायी हों, फिर निजी स्वार्थ हावी होते हैं, परोपकार नहीं हावी रहता। पत्रकारिता में भी आध्यात्मिक दृष्टि होना बहुत आवश्यक है। मेरा ऐसा मीडिया एजुकेटर के रूप में और पत्रकार के रूप में भी मानना है कि पत्रकारिता की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि बहुत आवश्यक है। और इसलिए पत्रकारिता में बहुत सारा लेखन मैंने किया, अलग अलग तरह का, और रिपोर्टिंग भी की। तो मेरा ये मानना रहा कि जो रचनात्मक दृष्टि है वो आध्यात्मिकता से आती है। और कई समाचार पत्रों ने मुझे स्तंभ लेखन जो आध्यात्मिक होता है उसके लिए कहा, तो मैंने वो बहुत सारे लेख अलग अलग पक्षों को लेकर, और जो अध्यात्म के बारे में लोगों को ऐसा मान लेते हैं कि ये एक रूढ़ी है, पुरातन चीज है, लेकिन मेरा मानना है कि अध्यात्म कभी पुरातन नहीं होता। मनुष्यता जब तक है, अध्यात्म एक वैज्ञानिक दृष्टि जीवन जीने की देता है। और इसलिए अध्यात्म के दृष्टिकोण को मैंने आधुनिकता और वैज्ञानिकता से जोड़कर अपने लेखों में प्रस्तुत किया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है प्रोफेसर साहब, क्योंकि आज जो दौर है और धर्म को लेकर हम तमाम विमर्श, बहस हम देखते हैं, और जैसे धर्म और अध्यात्म को गड्ढ-मड्ढ कर दिया गया है। आपने अपनी लेखनी के माध्यम से, जैसा आप कह रहे हैं कि आपने बहुत सारे स्तंभ लिखे, कभी कोई ऐसी घटना या कोई ऐसा प्रसंग आपके सामने आया जब आपको लगा कि अब समझौता करने पर आपको मजबूर किया जा रहा है? क्योंकि कहते हैं जो दिखता है बिकता है, जो कमर्शियल चीज़ें, अखबार में भी आपने कई बार उनका सामना किया होगा, तो कभी आपको लगा या आपको विवश किया गया कि नहीं, आपको जो आप लिखना चाहते हैं उससे अलग कुछ लिख कर देना है जो बाजार में बिके? देखिए, पत्रकारिता में पिछले 20-25 वर्षों से जो बदलाव आया है उसमें इस तरह के दबाव बहुत बड़े हैं और हर पत्रकार को झेलने पड़ते हैं। अब अगर
उसकी मानसिक स्थिति और उसका संस्कार दृढ़ नहीं है तो वो उसमें बह जाता है। मेरे सामने ऐसे बहुत सारे अवसर आए और मैंने कभी उनको स्वीकार नहीं किया और मैंने नौकरी की भी परवाह नहीं की। और एक तो बड़े सेटअप में मैं स्थानीय संपादक था, मैंने नौकरी छोड़ दी, लेकिन उस सब को मैंने स्वीकार नहीं किया। और आश्चर्य मुझे ये होता है कि जो हमारे समूह संपादक थे उस समय, बहुत बड़ा अखबार समूह है वो, और उसका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, वो मुझे कहते थे कि आप इंसान तो बहुत अच्छे हैं लेकिन अच्छे पत्रकार बनिए। तो मैंने उनको यही कहा कि जो अच्छा इंसान नहीं है वो अच्छा पत्रकार नहीं बन सकता। बहुत सुंदर बात। तो मुझे गर्व है इस बात पर मैं अच्छा इंसान हूँ और इसलिए मेरी पत्रकारिता भी अच्छी। आपकी समझ में नहीं आ रही तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मैंने कभी समझौता नहीं किया और मैंने नौकरी छोड़ दी। ये साहस कैसे आया? रोजी रोटी भी है, घर परिवार भी चलाना है। बहुत संकट, मैंने 1.5 वर्ष तक बहुत संकट झेला और मेरी पत्नी ने बहुत सहयोग दिया और उसका भी स्वभाव, संस्कार, उसकी मानसिकता उसी तरह सामाजिकता से, उद्देश्यपूर्ण दृष्टि से भरी हुई है। तो हम लोगों ने मिलकर ऐसे ही जीवन चलाया। 1.5 वर्ष बहुत कष्ट झेला मैंने, लेकिन मैंने देखिए, पत्रकार होने का अर्थ ही है गलत को सही करना। अगर हम गलत के साथ बहते जाएंगे तो हम इस छद्म में जी सकते हैं कि हम पत्रकारिता कर रहे हैं, पर आप पत्रकार नहीं है। तो गलत को सही करने की जो लड़ाई है, अगर हम लड़ नहीं सकते तो हम पत्रकार नहीं है। मैंने वो साहस दिखाया। ये संस्कार एक जीवन का था। जैसे मैंने कहा, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि, मेरे माता पिता, मेरे बाबा, उस सब के कारण जो एक दृढ़ता का संस्कार मिला कि जीवन को एक अच्छे मनुष्य के रूप में जी, यही पत्रकारिता है। पत्रकारिता केवल शब्दों का खेल नहीं है, पत्रकारिता एक नैतिक उद्यम है। अगर नैतिकता की वो दृष्टि आपके अंदर नहीं है तो पत्रकारिता समाज उपयोगी नहीं हो सकती, वो समाज का विनाश करेगी। जी, आपने समाजोन्मुखी पत्रकारिता की, समाजोन्मुखी लेखन किया। आज के दौर का अगर आप संपादकीय अगर हम बात कर लें, जिसे समाचार पत्रों की आत्मा कहा जाता है, क्या आपको लगता है वो आत्मा कुछ कमजोर हुई है? बहुत ज़्यादा। एक समाचार पत्र में, वो बहुत बड़ा समूह है, उसमें भी मैं संपादक रहा, तो वहाँ तो ये कहा जाता था, उसके बहुत सारे एडिशन, 20, 25, 30 एडिशन, और वहाँ ये नीति थी कि संपादकीय बहुत लंबा नहीं लिखना है, संपादकीय कौन पढ़ता है, और छोटा सा कुछ भी लिख दो। लेकिन मेरा मानना है ये गलत दृष्टि है। आज भी बहुत बड़ा समूह ऐसा है समाज में पढ़े लिखे लोगों का जो अखबार में संपादकीय पढ़ता है, लेता ही अखबार इसलिए कि और भारत की जो सामाजिक, राजनीतिक और वाणिज्यिक स्थितियां हैं, दुनिया के बारे में भारत का क्या दृष्टिकोण है, ये संपादकीय पढ़कर ही समझ में आता है। संपादकीय को अगर आप कमजोर कर देंगे, देखिए, खबरें पत्रकारिता नहीं है। खबरें तो एक डाकिये की भूमिका की तरह है कि यहाँ से उठाई वहाँ भेज दी। जो समाचार पत्र का प्राण है वो संपादकीय लेखन है। उसको अगर आप केवल बाजारू दबाव में आकर, अरे कौन पढ़ता है संपादकीय, खबरें पढ़ो, तो इसी कारण तो खबरों में विद्रूपताएं आ रही हैं। जो नहीं है उसको भी हम छाप रहे हैं। मेरे सामने तो ऐसी घटनाओं के उदाहरण है, अब यहाँ वो बताई नहीं जा सकती, कि जो घटित नहीं हुआ उसको भी हमने प्लांट करके, हमने माने अखबारों में प्लांट करके और बड़े बड़े हेडिंगों में छपते देखा है। ये इसी के लिए है कि समाचार पत्र की जो मूल दृष्टि है, समाज का जागरण, वो दृष्टि जब हट जाती है, केवल खबरें बिकती हैं, तो जो दिखता है वो बिकता है। जैसा आपने कहा, अखबार को आप इस नीति और इस दृष्टि से नहीं चला सकते। मीडिया को, चाहे वो टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे समाचार पत्र हो, दिखता है बिकता है के लिए नहीं है मीडिया। मीडिया है समाज की धारणाओं को राष्ट्र और समाज के परिप्रेक्ष्य में संयत बनाने का, अनुकूल बनाने का। उसके लिए मीडिया को बाजारवाद से बाहर निकलना पड़ेगा। और जो संपादकीय, बहुत महत्वपूर्ण बात, ये बहुत लोगों की पीड़ा है। आजकल संपादकीय अच्छा आता ही नहीं है, छोटा सा कर दिया है। तो समाचार पत्रों में संपादकीय पूरी पत्रकारिता की रीढ़ है, उसको हम उपेक्षित कर देंगे तो समाचार पत्र में फिर कुछ बचता नहीं है, वो केवल एक ढांचा है। जी, उतरना तो यूं उतरना अपने दर्द में, जैसे तारे उतरते हैं काली रात में, और मुस्कुराना तो यूं मुस्कुराना जैसे काले आखर मुस्कुराते हैं एक किताब में। जब हम किसी कविता, किस्से या कहानी के माध्यम से
शब्दों को चुनते हैं तो दरअसल हम अपने लिए राहत और दिलासा चुन रहे होते हैं। ये हम पर है कि हम शब्दों का इस्तेमाल कैसे करते हैं, बाण की तरह, औषध की तरह, या फूल की तरह, या फिर पाषाण की तरह। कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे शब्द चुनें जो न केवल हमें प्रेरित करें बल्कि सुनने वालों को भी प्रेरणा से भर दें। तो ये प्रेरणा इसी तरह उतरती रहेगी साहित्यिकी में। आप तक सृजन और अभिव्यक्ति का सुंदर संसार हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आज मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।